आज बात करते हैं सिंधु सरस्वती की खोई हुई सभ्यता की। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हजारों साल तक वक्त की गहराइयों में कहीं गुम थी, अपने सारे राज सीने में दफन किए हुए। जरा सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि आज से कोई 4000 साल पहले की एक सभ्यता ने ऐसे शहर बनाए हों जो आज के कई मॉडर्न शहरों से भी बेहतर थे। बस यही एक सवाल हमें इस प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये धोलावीरा के खंडर हैं, लेकिन ये सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढेर नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारे पूर्वज सिर्फ बनाने वाले नहीं थे, बल्कि बहुत बहुत दूर की सोचने वाले प्लानर्स थे। चलिए इसी रहस्य में थोड़ा और उतरते हैं। देखिए, ये पूरी सभ्यता एक बहुत बड़ी एक विशालकाय एक पहेली जैसी है। जब भी कोई नई खोज होती है तो एक नया टुकड़ा हमारे हाथ लगता है और हम सब मिलकर एक भूली बिसरी दुनिया की तस्वीर को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है ना, कि बस एक सदी पहले तक हमें इस महान सभ्यता के वजूद के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसकी पूरी की पूरी कहानी जमीन की परतों के नीचे दबी हुई थी और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही थी। और जब ये परतें हटी ना, तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। ये सिर्फ सिंधु नदी के किनारे बसी कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, नहीं, ये तो सिंधु और पौराणिक सरस्वती, इन दो विशाल नदियों के आसपास फैली एक महासभ्यता थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी समाज को हम सभ्यता कहते कब हैं? कौन सी चीजें हैं जो उसे ये दर्जा दिलाती हैं? आर्कियोलॉजिस्ट के पास ना इसकी एक तरह की चेकलिस्ट होती है। चलिए देखते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता इस लिस्ट पर कहां तक टिकती है। तो सबसे पहले ना समय को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सभ्यता दुनिया में अकेली नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, दूसरी तरफ मेसोपोटामिया में शहर फल फूल रहे थे, और ठीक उसी वक्त यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता अपने चरम पर थी। लगभग 2600 ईसा पूर्व की बात है ये। तो वो क्या पैमाने हैं? एक अच्छी सरकार, शानदार शहर, गजब की कारीगरी, दूर दूर तक व्यापार, और हाँ, सबसे जरूरी, लिखने का कोई सिस्टम। यही वो चीजें हैं जो किसी भी पुराने समाज को महान बनाती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इनकी महानता का जो सबसे पहला और सबसे पक्का सबूत है ना, वो मिलते हैं इनके शहरों में। ये कोई ऐसे ही बसे हुए गांव नहीं थे, नहीं, ये तो किसी जीनियस दिमाग का बनाया हुआ मास्टर प्लान लगते हैं। शहरों का स्ट्रक्चर देखिए, बड़ा कमाल का था। अक्सर दो हिस्सों में बटा होता था। एक था ऊपरी शहर, मतलब एक ऊंचा किले जैसा इलाका, शायद यहां बड़े लोग, प्रशासक वगैरह रहते होंगे। और फिर था निचला शहर, जहां आम आबादी रहती थी। पर कमाल की बात जानते हैं क्या है? घर चाहे ऊपर वाले के हों या नीचे वाले के, बनाने की क्वालिटी एकदम एक जैसी थी, कोई भेदभाव नहीं। मतलब ये बिल्कुल किसी आज के शहर के ब्लूप्रिंट जैसा लगता है। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई एक ग्रिड पैटर्न में। घर बनाने वाली ईंटें तक एक ही साइज की थीं। और तो और बड़े बड़े गोदाम मिले हैं जो बताते हैं कि इनका व्यापार और मैनेजमेंट कितना कितना जबरदस्त था। पर रुकिए, इनकी इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ जमीन के ऊपर ही खत्म नहीं होता। असली जादू तो जमीन के नीचे भी था। ये लोग पानी के असली जादूगर थे। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने में हर एक घर एक ढकी हुई नाली से जुड़ा था। ये नालियां सड़कों के नीचे नीचे एक पूरा जाल बनाती थीं और सारा गंदा पानी शहर से कोसों दूर ले जाती थीं। आज भी कई जगहों पर ऐसा सिस्टम नहीं है। 73 मीटर। अब ये नंबर सुनने में शायद ज्यादा कुछ ना लगे, लेकिन ये एक ऐसे कमाल का नाप है, एक ऐसी इंजीनियरिंग का सबूत है जो आज भी दिमाग चकरा देती है। ये लंबाई है धोलावीरा में मिले सबसे बड़े तालाब की। और ये कोई मिट्टी खोद के बनाया गया तालाब नहीं था, नहीं, इसे तो मजबूत चट्टानों को काट के बनाया गया था, सिर्फ पानी जमा करने के लिए। सोचिए, वाटर हार्वेस्टिंग का कितना जबरदस्त उदाहरण है ये। और फिर आता है मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये अपने आप में एक पहेली है। 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, एकदम परफेक्ट। इसकी दीवारों और जमीन पर नेचुरल टार लगाया गया था, मतलब पूरी तरह से वाटरप्रूफ, एक बूंद पानी बाहर नहीं जा सकता था। पर सवाल यह है कि आखिर इसका काम क्या था? क्या ये कोई शाही स्विमिंग पूल था या किसी पूजा पाठ की जगह? और ये पहेली और भी उलझ जाती है जब पता चलता है कि शहर के लगभग हर घर में अपना खुद का बाथरूम था। तो फिर इतने बड़े बाथ की क्या जरूरत थी?
तो आखिर ये लोग थे कैसे? इनका समाज कैसा था? देखिए, जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने कहा था कि उन्हें यहाँ शोषण के कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि एक आपसी समायोजन वाला समाज दिखा। मतलब एक ऐसा समाज जो शायद मिलकर रहने और एक दूसरे का साथ देने में यकीन रखता था। उनकी इंजीनियरिंग, उनकी प्लानिंग, सब कुछ हमारे सामने है पत्थर और ईंटों में। पर उनकी बातें, उनके ख्याल, उनकी अपनी आवाज़, वो एक ऐसी लिपि में बंद है जिसका ताला हम आज तक नहीं खोल पाए हैं। और सच कहूं तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे अनसुलझी पहेली है। इसे कहते हैं सिंधु लिपि। 100 साल से ज्यादा हो गए, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इन निशानों को समझने में लगे हैं, पर नतीजा सिफर। हम देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ लिखा है, पर क्या लिखा है ये पढ़ नहीं सकते। ये एक अजीब सी खामोशी है जो परेशान करती है। और यही सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। उनकी आवाज़ के बिना, उनके लिखे शब्दों के बिना इस महान सभ्यता के कितने ही राज हैं जो हमेशा के लिए खो गए हैं। वो कौन सी कहानियां थीं, वो क्या ज्ञान था जो इन ना पढ़े जा सके चिन्हों के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया।